हेलो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाले हमारे कक्षा 10वीं गणित की महत्वपूर्ण सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो है 3 प्रश्न आपके हल किए थे, जिसमें हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा था और 135 और 225 का हमने यहाँ पर HCF भी ज्ञात किया था। तो आज की वीडियो में हम 12, 15 और 21 का जो है लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए ये प्रश्न कि भाई 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, या इसी प्रकार की कोई अन्य संख्या का पूछा जाए, तो हम आपको जो इसका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों निकालना बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो संख्या हमें दी है, जैसे मुझे यहाँ पर दी है 12, 15 और 21। तो ऐसी संख्या दिए रहने पर आपको इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले इन्हें जो है गुणनखंडों के रूप में तोड़ना होगा। अब गुणनखंड क्या होते हैं? किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसको वापस गुना करने पर वह संख्या आ जाए। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो मान लीजिए अगर मेरे पास कोई संख्या है 10 और मैं उसे तोड़ता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 2 से 10 को तोड़ा, तो ये 5 बार में चला जाएगा और 5 से 1 बार में। ठीक है, अब ये जो प्राप्त हुए मुझे, ये क्या है? गुणनखंड। अगर मैं इनका आपस में गुना करता हूँ, जैसे मैंने 5 का गुना 2 में किया, तो मुझे 10 मिल जाता है। मतलब गुना करने पर भी वही संख्या अगर मुझे प्राप्त हो जाती है, तो इस संख्या को हम कहेंगे गुणनखंड। तो उसी प्रकार से हम 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद उस जितनी भी संख्या में प्राप्त होंगी उन सबको जो आपस में गुना कर देंगे, और जो भी आंसर हमें मिलेगा वो रहेगा हमारा लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिए इस प्रोसेस को हम करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम चिन्ह बना लेते हैं। चिन्ह बनाने के बाद चलिए 12 को तोड़ते हैं। 12 को हम सबसे पहले 2 से तोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आता है। ठीक है, वापिस इसे 2 से तोड़ते हैं। 2 के पहाड़े में 3 बार में यहाँ पर 6 आता है, और यहाँ पर ये 3 से 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 15 को तोड़ते हैं। 3 के पहाड़े में 5 बार में 15 आता है, और यहाँ पर ये 5 एकम 5। चलिए 21 को तोड़ते हैं। तो 3 के पहाड़े में यहाँ पर जो हमें 7 बार में 21 देखने को मिलता है, और 7 से 1 बार में। तो ये चलिए हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके आंसर लिख देंगे। ठीक है, 12 को जब 12 के गुणनखंड क्या रहेगा आपकी 2, उसके बाद में आपका 2, उसके बाद में क्या रहेगा आपका 3। ठीक है, आपके 15 के क्या रहेंगे? 15 के आपके रहेंगे 3 गुना यहाँ पर 5, और यहाँ पर आपके 21 के क्या रहेंगे? 21 के आपके रहेंगे 3 गुना 7। तो चलिए ये तो हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पर 2 चीज़ें, HCF और LCM। ठीक है, अब आपको आपको प्रश्न में केवल लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, लेकिन चलिए हम आपको दोनों निकालने का ट्रिक बताते हैं। HCF मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉमन चीज़। ठीक है, LCM से आपको याद रखना है, ये लॉन्ग आएगा। लॉन्ग मतलब LCM में आपको क्या करना है? लॉन्ग चीज़ करना होगी, जबकि HCF में बहुत शॉर्टकट चीज़ रहेगी। HCF में आपको क्या करना है? तीनों संख्या देखना है। तीनों में जो भी नंबर आपको तीनों में दिखे, एक ऐसा नंबर जो कि आपको तीनों में दिखे, वो रहेगा इस जो संख्या रहेगा उसका HCF। जैसे आप देखिए 3 इसमें भी है, 12 वाले में भी है, 15 वाले में भी है, 21 वाले में भी, तो 3 रहेगा हमारा HCF। और अब बात रही LCM की, तो भाई LCM क्या होगा? तो LCM आपको करना है, इन संख्या को गुना कर देना, सभी को 2 गुना 3 गुना, ये जो सभी संख्या है इनको आपस में गुना कर देना, और जो भी आंसर आएगा आपका वो रहेगा आपका LCM। तो चलिए आपको इसे याद रखने के लिए यल याद रखना है बस। LCM में क्या होगा? ये लॉन्ग होगा, और HCF क्या होगा? हाफ होगा, यानी है या चेने का होता है हाफ होगा, यानी ये छोटी प्रक्रिया होगी। तो LCM में हम क्या करेंगे? चलिए सबसे पहले इनको गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने 3 क्यों नहीं लिखा, इसको क्यों छोड़ दिया? तो LCM का दोस्तों एक नियम है, ठीक है, कि आप जो है कोई भी संख्या अगर एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसे दूसरी संख्या के बाद अगर दूसरी संख्या की बारी में अगर वो नंबर आता है तो उसे नहीं लिखा जाता। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो अगर मुझे इसके आगे ही 3 होता 12 की इसमें, तो मैं लिख लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे 15 के इसमें 3 दिया है, और ये डबल हम इसे 12 के इसमें लिख चुके हैं, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। इसलिए दोस्तों इसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको स्किप कर देना है। ठीक है, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। 12 गुना यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, ये दोनों 3 मैंने छोड़ दिए क्योंकि डबल आ रहे हैं, हमने इसे 12 के इसमें लिख चुके हैं, इसलिए इसे बार बार नहीं लिखेंगे। इसके बाद में इसका आंसर आपका आएगा 420। आप इसे गुना कर लीजिएगा और ये रहेगा आपका आंसर इस चीज़ का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। हल करके तीनों का सबसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है, इन्हें दर्शा देना है। दर्शाने के बाद में HCF हमको हेडिंग डालना है। HCF में आपको इसका आंसर निकलेना कॉमन चीज़, और LCM में इसे गुना करके इसका आंसर बता देना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हल रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कि संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य क्यों होते? अब दोस्तों आप सभी को तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई भाज्य और अभाज्य संख्या होती क्या है, तब जाकर जो है आप इसे समझ सकते हैं काफ़ी अच्छी प्रकार से। तो दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या को चलिए हम समझते हैं।
भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिन्हें अपने से भाग कुछ मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10, अगर मैं इसे भाग देना चाहूँ तो मैं इसे 2 से भी भाग दे सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे 5 से भी भाग दे सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसे 10 से भी भाग दे सकता हूँ। मतलब मैं जो इसे 3-4 संख्याओं से भाग दे सकता हूँ 10 को, ठीक है। और अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास है यहाँ पर 7, ठीक है, तो क्या मैं 7 को 2 से भाग दे सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं दे सकते। क्या मैं 7 को जो है यहाँ पर 6 से भाग दे सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई 7 को किससे भाग दिया जा सकता है? आप कहेंगे 7 को केवल 7 से भाग दिया जा सकता है। मतलब वे संख्याएं जिन्हें खुद को छोड़कर दूसरों से भी भाग दिया जा सके वो कहलाती है भाज्य, और जिन्हें केवल खुद से ही भाग जाता है उसे कहते हैं हम अभाज्य। तो यहाँ पर हमें वही प्रूव करना है कि भाई ये जो संख्या है ये भाज्य है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है कि भाई ये जो संख्या है ये भाज्य है। आप इनको टोटलिंग मारो, यहाँ पर उनका है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4, इनको आप करो, करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भाज्य है, ठीक है। तो वो क्यों है ये हमें बताना है, ठीक है। इन सबको टोटलिंग करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है उसने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 यहाँ पर दिया है। तो आप ये कह रहा है हमसे कि भाई इन सबको गुना भाग जो भी हमने दिया है वो करिए आप, और हमें बताइए कि जो संख्या आपको प्राप्त हो रही क्या वो भाज्य है, और भाज्य है तो क्यों है। तो चलिए हम ऐसा ही इस प्रकार से इसे हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम इसे जैसा क्वेश्चन में हमें संख्या दी हुई है वैसा लिख लेते हैं, ठीक है, हल कर ठीक है दोस्तों। तो हमने संख्या लिख ली। अब संख्या लिखने के बाद में चलिए हम इसमें से जो संख्या डबल है चलिए उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 डबल है, तो हम इसे जो है निकाल लेंगे बाहर। उसके बाद में वापस संख्या वैसी की वैसे अंदर। अब दोस्तों हम तो यहाँ पर 5 निकाल चुके हैं, तो 5 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो 5 को छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर 3 गुना 2 गुना यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जो ये भी 5 हम निकाल चुके हैं, लेकिन ये तो धन में, तो धन में हमेशा दोस्तों 1 लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से आएगा। उसके बाद में आपको ये लिखना है। उसके बाद में ये जो सबकी गुना वाली संख्या, जब आप इनका गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 1008, ठीक है। आप गुना कीजिएगा और ये धन आपका 1 का 1 वैसा रहेगा। उसके बाद में जब आप 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1009, ठीक है। चलिए ये तो हमने संख्या निकाल ली। अब संख्या निकालने के बाद हमसे इसने क्या पूछा था कि वो भाज्य क्यों है। तो ये भाज्य क्यों रहेगी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया क्योंकि 1009 के कई अभाज्य गुणनखंड हैं। इसलिए यह संख्या भाज्य होगी। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं भी लिखना चाहते, अगर आप चाहते कि भाई हम इतनी सारी डेफिनेशन नहीं लिख सकते, तो आपको बस सिंपल सा एक और चीज़ कर देनी है आपको यहाँ पर, अतः यह संख्या भाज्य है। ये प्रोसेस अगर आप यहाँ तक अगर आ जाते तो आपको लिख देना अतः यह संख्या भाज्य है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका गणित यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो गणित है आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 और 15 का HCF ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इसने किया है कि भाई अभाज्य गुणनखंड। अब मैंने आपको बताया गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वो चीज़ होती है जिनको वापस गुना करने पर वो संख्या आ जाए। जैसे यहाँ पर इसने क्या पूछा है, भाई 12 और 15 का हमें गुणनखंड करना है। चलिए हम कर लेते हैं 12 और 15 का, ठीक है। इसके पहले भी निकाल चुके हैं हम, 2 छंग 12, ठीक है, 2 त्रिक 6 और यहाँ पर 3 एकम 3, ठीक है। वही से यहाँ पर 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 12 का आपका आंसर क्या है, 12 का आपका आया 2 गुना 3, और यहाँ पर आपका 15 का क्या आया है दोस्तों, 15 का क्या है आपका 3 गुना 5, ठीक है। अब इसने हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, HCF में मैंने आपको बताया था, यच से आपको याद रखना हाफ यानी होता है छोटी। ये छोटी प्रक्रिया रहेगी, मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर रहेगा जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है 2, तो क्या 2 इसमें भी है, नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया है 3 और यहाँ पर भी है 3, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 3, ठीक है। यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है। इतना ही बस इसका आंसर है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट में हम पहुंच चुके हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर, जहां पर हमें पूछा जा रहा है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। अब दोस्तों देखने में प्रश्न आपको काफ़ी कठिन लगता होगा, और इसकी स्टूडेंट जब इस प्रश्न को देखता होगा सोचता होगा हम इसे कैसे किया जाए, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करता है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम कैसे दर्शाएंगे धनात्मक पूर्णांक ये है। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का,
ठीक है, मैंने आपको बताया थी क्या होती है, जहाँ पर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसने हमें कितनी संख्या ज्ञात करने को कहा, 1 2 3। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सूत्र में क्या करना है, बी की जगह आपको लिख देना है 3 क्यू और आर। ठीक है, आर की जगह पर आपको 3 से जो छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे भी अंक हैं, वो रखते चले जाना है। जैसे अगर आप रखेंगे, ठीक है, आपको आर की जगह क्या रखना है, 0, सबसे पहले 0 रखना है, उसके बाद 1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। जब आप 0 रखेंगे तो इसका आंसर आपका 9m आएगा। 1 रखेंगे आर की जगह इस सूत्र में तो आपका क्या आएगा, ये 9m + 1 आएगा। और जब आर की जगह आप 2 रखेंगे तो 9m + 8 आएगा। ठीक है, तो काफ़ी सरल सा प्रश्न है दोस्तों। जब आप इस सूत्र में 0 रखेंगे तो आपका फर्स्ट आंसर आएगा, और 1 रखेंगे तो सेकंड आंसर आएगा, और 2 रखेंगे इस सूत्र में तो आपका ये वाला आंसर आएगा। और यही तो प्रश्न में कहा गया हमसे कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें जो ये संख्या लानी है। ठीक है, ये संख्या लानी है, तो वही आप कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र लिख रहे हैं, उसमें हम जो ये संख्या रखेंगे तो ये आंसर हमारे आ जाएगी। अब चलिए हम संख्या रखते हैं और आपको दिखाते हैं आंसर कैसे आता है। जैसे चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले स्थिति 1। ठीक है, स्थिति यहाँ पर आपके ले ली हमने 1। अब स्थिति 1 ले ली हमने। अब स्थिति 1 में मैंने आपसे क्या कहा था, a बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका 3q है, 3q आपका जैसा का वैसा रहेगा 3q। अब यहाँ पर r की जगह आपको सबसे पहले क्या रखना है, 0 रखना है, 0। ठीक है, a बराबर 3q। अब जो r की जगह ये 0 का मान तो कुछ रहेगा नहीं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3q, यहाँ पर आपका आ जाएगा। लेकिन इसने हमें क्या पूछा है कि भाई जो आपका संख्या है धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है आपका यानी 3 की घात। ठीक है, तो आपको इसे जो है घन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है दर्शाएगी किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, जो इसने घन भी करने को कहा हमसे, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में घन करने पर। अब दोस्तों एक पक्ष में तो घन कर नहीं सकते क्योंकि गणित के नियम के खिलाफ हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में घन करने पर। तो दोस्तों चलिए दोनों पक्षों में हम घन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका पक्ष रहेगा a इधर का, इसमें हम कर लेते घन, और ये यहाँ पर आपका रहेगा 3q, इसमें भी कर लेते हम घन। जब 3q का घन दोस्तों क्या होता है आपका, 3q का घन हमें कहता है कि भाई ये घन हमें कहता है कि ये जो संख्या है वो 3 बार है। जैसे अगर हम इसे रफ में समझे कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2 और 2 के ऊपर है 3 का घन, तो ये हमें क्या कहता है कि भाई 2 है उसको 3 बार गुना करो। ठीक है, 2 जो है उसको 3 बार गुना करो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर जो आएगा वो रहेगा 2 का घन। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, 3q है उसको 3 बार यहाँ पर गुना में आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर a का घन वैसा ही रहेगा। हम अभी स्थिति पहले ही हल कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए a का घन, अब यहाँ पर 3 और 3 कितना होता है आपका 9, 9 और 3 कितना होगा आपका 27। ठीक है, 27 तो आ गया। अब ये जो q है और q कितना होगा q², और q ये q मतलब q की घात 3। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया 27q3। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि भाई 9m आएगा, तो ये 27q3 आया आपका, तो ये 9m क्यों नहीं आया हमारा। तो चलिए 9m भी हम आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27 में से कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन किसे लेंगे हम, 9 को हम कॉमन लेंगे, यानी यहाँ पर 9 निकाल देंगे। तो उसके बाद में जब हम 9 निकाल देंगे तो 9 का भाग हमें 27 में देना है, तो 9 त्रिक 27, और ये जो q घन है इसको आपको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, अब ये आ गया आपका, तो यहाँ पर a3 का मान है। अब आपको क्या करना है, ये जो संख्या है आपको इसको m मान लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है माना जो 3q घन। ठीक है, माना m बराबर है 3q घन, और इसे जो आपको छोटा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माना m बराबर 3q घन। ठीक है, और उसके बाद में आपको a3 और यहाँ पर जो m, और इसको तो हमने m माना है, ये 9 है। देखिए आ गया आपका 9m पहले स्थिति में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आएगा। उसके बाद चलिए दूसरी स्थिति में से ही वो दोहराते हुए। ठीक है दोस्तों, तो स्थिति 2 में बिल्कुल उसी प्रकार से सेम रहेगा दोस्तों। स्थिति यहाँ पर ले लेंगे हम 2। ठीक है, स्थिति 2 में भी वही सूत्र रहेगा आपका, a बराबर 3q प्लस r, बस हम वहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, a बराबर 3q और r की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे इस बार। ठीक है, 1 रखेंगे। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर।
ठीक है, दोनों पक्षों में घन करेगी, यहाँ पर भी हम घन करेंगे, और ये जो 3Q है आपका प्लस 1, इसमें भी आपका जो यहाँ पर घन हो जाएगा। अब A3, अब यहाँ पर दोस्तों जो है देखिए यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा आपका A प्लस बी का घन, तो ये बनता है आपका A का घन प्लस B का घन प्लस 3AB, और यहाँ पर आपका बनेगा A प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र काय का है आपका, ये सूत्र है आपका A प्लस बी के घन का, A प्लस बी के घन का, ये आपका इतना फॉर्मूला है। तो चलिए फॉर्मूले में आपका A क्या है, A है 3Q, और B क्या है, B है आपका 1। तो चलिए हम इसे रखते हैं, एक हमने क्या माना है आपका यहाँ पर 3Q माना है। ठीक है, हमें थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ ताकि ये इस जगह में आ जाए। ठीक है, एक ही जगह हम क्या रखना है, 3Q रखेंगे, 3Q, और इसका क्या है यहाँ पर सूत्र में घन दिया है। एक हमें क्या रखना है B, 1, और सूत्र में हमें क्या दिया है इसका घन। उसके बाद में 3, यहाँ पर हमें सूत्र में दिया है 3, उसके बाद में हमें रखना है यहाँ पर A, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, गुना का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रखेंगे A यानी 3Q, वापस गुना, अब गुना में क्या लिखेंगे 1, उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पर A हमें दिया है 3Q, उसके बाद में धन का चिन्ह है सूत्र में, और यहाँ पर हमें B की जगह लिखना है A, और इसे जो हम बंद कर देंगे। उसके बाद में चलिए A3, ठीक है, 3 घन Q3 का सूत्र क्या बनता है, 27Q घन बनता है। हमने अगले क्वेश्चन में से देखा था कि भाई 3 को जब हम 3Q को 3 बार लिखेंगे, और 3 बार लिखने के बाद में जब इनका गुना करेंगे तो ये संख्या आपका 27Q घन आएगा। A का घन आपका कुछ भी एक ही बनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे अगर रफ में भी करेंगे तो आपका एक ही उत्तर आएगा, तो यहाँ पर आपका एक ही आने वाला है। ठीक है, 3 गुना यहाँ पर आ जाएगा आपका 9Q। ठीक है, गुना में 1 है, मतलब ये यहाँ पर आपको कुछ बनने वाला नहीं है, तो चलिए हम इसे हटा देते हैं। उसके बाद में आपका रहेगा 3Q घन, एक यहाँ पर आपका कोष्टक है। ठीक है, A3 तो 27Q घन 3। अब चलिए ये जो धन 1 है इसको हमें ले जाना है पीछे। अब इसे पीछे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या लाना है, 9 प्लस 1 लाना है। तो सबसे पहले तो ये प्लस जो 1 जो है सबसे पीछे ही रहेगा, क्योंकि ये हमें निकालना है, तो उसको हम सबसे पीछे लिखेंगे। ठीक है, उसके पहले जो 9Q के पहले जो भी संख्या है वो लिख लेते हैं हम 3Q प्लस 1, उसके बाद में प्लस 1। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में हमने जिस प्रकार से स्थिति 1 में दी, यहाँ पर देखिए 9 को कॉमन निकाला था, यहाँ पर जो 27 में से हमने 9 को निकाला था, उसी प्रकार से हम इसमें भी जो है 9 को निकालेंगे। ठीक है, चलिए 9 को निकाल लेते हैं। उसके बाद में 9 का सबको आपको भाग देते चले जाना है। यहाँ पर आपका 27 है, तो क्या बनेगा 9 त्रिक 27, 3Q घन वैसा का वैसा, यहाँ पर 2। ठीक है, 9 1 कम 9, यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका Q। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चलिए इस Q का भाग इसमें भी कर देते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस 9 का जब गुना करेंगे 9 त्रिक 27 आएगा, 27 को जब हम काटेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए आपका 3Q, और ये धन 1 आपका वैसा का वैसा, और इसके पीछे ये जो धन 1 है वो उसको वैसा का वैसा लिखेगा। ठीक है, अब हमने आपको क्या कहा था, ये जो बीच की संख्या आपको इसको मान लेना है M। ठीक है, तो आपको लिखना है M बराबर माना। ठीक है, माना M बराबर, ये बीच की संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है 3Q घन, और यहाँ पर जो भी है वो आपको लिख देना है। उसके बाद में हमने तो इसे M मान लिया, उसके बाद में धन 1। ये देखिए हमारी दूसरी संख्या भी आ गई। ठीक है, स्थिति 2 भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्थिति 1 भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी, 0 का मान रखा, स्थिति 2 में 1 का मान रखा। उसी प्रकार से हम जो है अब करेंगे हम स्थिति 3। अब स्थिति 3 में हम क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र आपका वही रहेगा, बस यहाँ पर हम मान बदल देंगे। तो यहाँ पर A बराबर आपका क्या दिया है 3Q, अब यहाँ पर हमें R की जगह क्या रखना है 2 रखना है, तो चलिए हम रख देंगे यहाँ पर 2। ठीक है, A बराबर 3Q। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, घन है ना, यहाँ पर है, हम इसे यहाँ पर भी 3 कर देंगे, और यहाँ पर भी जो है ये 2 है तो हम इसे 3 कर देंगे। अब यहाँ पर भी वही सूत्र अप्लाई होगा दोस्तों, आपका A घन B घन वाला, तो हम जो इसे सीधे ही लिख लेते हैं। ठीक है, सूत्र हमने पहले इसमें देखा था। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सबसे पहले तो 3Q यहाँ पर घन बन जाएगा आपका धन में, उसके बाद में आपका 2 का घन बनेगा। 2 का घन बनने के बाद में आपका यहाँ पर आएगा 3, फिर उसके बाद में आपका बन जाएगा 3Q यहाँ से। ठीक है, 3Q के बाद में आपका यहाँ पर धन आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें सूत्र में था A प्लस B यानी 3Q प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो चलिए हम जो इसे हल करते हैं। ठीक है, ये या तो आपका 27Q घन बन जाएगा, उसके बाद में 2 का 3 बार क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर बनेगा आपका 8 के बाद में यहाँ पर जो है 3 दूनी 3 9 9Q,
और उसमें चलिए जोड़ भी देते, इसको 2 को भी जोड़ देते तो एक क्या बन जाएगा आपका 18 क्यू, उसके बाद में 3Q + 2 आपका वैसा का वैसा। अब हमने अगले इसमें जिस प्रकार से किया था, ये जो 8 है वो हमें जो है यहाँ पर निकालना है, आपको पता है 9m और 8 हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8 को जो है सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि ये हमें सबसे लास्ट में ही चाहिए, ठीक है। तो +8 ये सबसे लास्ट में आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम 9 कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो भी चीज़ हमने कॉमन निकालते उसका सबसे पहले इसमें भाग दे देते। तो 9 का 27 में भाग दे क्या है आपका 9 त्रिक 27, 3 आएगा क्यू घन, ठीक है। 9 6 8, ठीक है। 6Q आपका यहाँ पर बन जाएगा 6Q घन, ठीक है। अब यहाँ पर 6, ठीक है। तो हमने इसे 6Q लिखा कि दोस्तों चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो 18 और 3 है उसको आपस में गुना कर दिया। मतलब जो 18 है आपका और 3 जब हम उसका गुना करते हैं तो क्या आता है हमारा 54। 54 के बाद में ये इसका 1Q और इसका 1Q क्या बन जाता है आपका Q²। और जब 54Q² को हम जब 9 से भाग देते तो आपका बनता है 6Q², ठीक है। क्योंकि 54 जो है 9 के पहाड़े में 6 बार में आता है और Q² तो वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए हमने जो इन दोनों को भाग देकर यहाँ पर 6Q² लिख दिया। उसके बाद में +2 वैसा का वैसा और यहाँ पर +8, ठीक है। इतनी संख्या को मान लेंगे m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना m बराबर, और ये जो इतनी संख्या आपको इसमें लिख देनी है यहाँ पर कोष्टक में, ठीक है। तो हमने इसे m मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपका +8, ठीक है। यहाँ पर +8 आपका A3 बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका आंसर। तो हमने तीनों स्थितियाँ की। पहली स्थिति में हमने क्या रखा था, तो दोस्तों पहली स्थिति में हमने यहाँ पर जो 0 रखा, 0 रखने के बाद में आपका 9m आया। फिर उसके हमने द्वितीय स्थिति में 1 रखा, और 1 रखने के बाद में जो आपका यहाँ पर 9m + 1 आया। और तीसरी स्थिति में हमने यहाँ पर वही सूत्र में 2 रखा, तो आपका 9m + 8 आया। तो काफ़ी सिंपल सी प्रक्रिया थी दोस्तों, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो 21 मिनट का। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए 21 मिनट का वीडियो कोई भी बड़ी बात नहीं करना, ठीक है। फिर भी इसके दोस्तों कुछ ही प्रश्न बाकी रह चुके हैं, जो कि इसके तीसरे चैप्टर में समाप्त हो जाएंगे, तीसरे पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।